एक मॉलिक्यूल की एनर्जी मोनोएटॉमिक का है तो उसकी 3/2 kT आ रही है, डायटोमिक का है तो उसकी 5/2 kT आ रही है, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है तो उसकी कितनी आ रही है 6/2 kT। अगर हीट का आदान प्रदान पॉसिबल है तो या तो हीट एब्जॉर्ब करेगी गैस या तो हीट को रिलीज करेगी गैस। गैस है तो Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। Cp याद रखना, C क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट कब हो सकता है, आपने समझो कुछ हीट दी, गैस ने अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज कर ली, लेकिन जब गैस के मॉलिक्यूल धक्का मार रहे जाके पिस्टन को तो पिस्टन हिल ही नहीं रहा, तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा ना। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज के एक और नए और धमाकेदार चैप्टर में, जो कि है अपने पास थर्मोडायनेमिक्स। और आज हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1 देखना है। बच्चों, नए चैप्टर का आगाज हो चुका है। आसान चैप्टर है, एकदम केटीजी की तरह ही। आपने ऑलरेडी इसको केमिस्ट्री में कर भी रखा है, तो बस आपको क्या करना है, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर, हर फॉर्मूले के ऊपर आपने 2-2 से 3-3 सवाल लगा लेने। ये बेयर मिनिमम है, आप ज्यादा लगा लो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो आसान से चैप्टर है, पूरे पूरे नंबर आ जाते हैं, बोनस चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, और आपने 2 जगह पढ़ रखा है तो आपको जल्दी समझ भी आ जाता है। तो बात करें आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। भाई जीरोथ लॉ क्या है, उसके बाद बात करेंगे हीट वर्क इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फिर बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मुझे पता है सब आपने पढ़ रखा है, और फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वही आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये भी आपको पता ही है, ठीक। तो बेटा आराम से करेंगे, 4 लेक्चर हैं इस चैप्टर में अपने पास। चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 4 लेक्चर है, मजे में नाचते गाते निकाल देंगे, ठीक है। और आसान सा चैप्टर है। प्लीज आप जो भी आपके पास मॉड्यूल हो, जो भी आपके पास बुक हो, हर कॉन्सेप्ट पे मैं तो चलो सवाल कराऊंगा ही कराऊंगा, आपने हर कॉन्सेप्ट पे अपनी तरफ से 2 से 3 सवाल लगाने हैं, ठीक है ना। बेयर मिनिमम इतना आप कर लो ताकि आपका ये चैप्टर पुख्ता हो जाए। चलो सबसे पहले बात की जाए तो हमारे पास आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो टॉपिक केटीजी में होना चाहिए था, आप तो यहां पे करवा रहे हो। बेटा एक्चुअल में केटीजी में इसका कोई यूज नहीं, यूज कहां पे है इसका, थर्मोडायनेमिक्स में है। तो इसलिए मैं क्या करवाता हूं, इसको यहां पर करवाता हूं थर्मोडायनेमिक्स में, एकदम स्टार्ट में, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको केटीजी में समझा दिया था, आज हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको समझा दिया था ना कि भाई अगर मोनोएटॉमिक हमारे पास गैस होती है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, अगर डायटोमिक गैस हो तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, पॉलीएटॉमिक अगर लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, अगर अपने पास नॉन लीनियर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जब तक बेटा सवाल में ना बोले कि आपने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करनी, तब तक अपनी तरफ से मत कंसीडर कर लेना, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास आती है वो डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस में आती है, और वो भी बहुत हाई टेंपरेचर पे। तो जब तक सवाल में मेंशन ना हो तब तक मत करना। अपन को क्या लेनी है, मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेनी है, डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेनी है, और पॉलीएटॉमिक के लिए अगर लीनियर है तो 5, नॉन लीनियर है तो 6। बात खत्म। अब देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। सर इक्विपार्टीशन से ही समझ आ रहा है कि इक्विपार्टीशन का मतलब बराबर बराबर बंटवारा। अरे भाई साहब, पार्टीशन का मतलब क्या होता है, बंटवारा। जैसे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, ठीक है ना, बंटवारा हुआ था। वैसे ही इक्विपार्टीशन का मतलब होता है बराबर बराबर बंटवारा। किसका सर बराबर बराबर बंटवारा, एनर्जी का। सर किसमें बराबर बराबर बंटवारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ठीक है। तो कहता क्या है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, क्या कहता है अपने पास कि बेटा जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, अब जैसे अपने पास मोनोएटॉमिक गैस में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जो भी अपने पास एनर्जी है, जो भी एनर्जी है उसको तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना मोनोएटॉमिक गैस के पास, ठीक है ना। तो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसको बराबर बराबर बांटा गया है, तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसको बराबर बराबर बांटा गया है। इसे कहते हैं हम लोग क्या, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। यानी कि जो भी एनर्जी है अपने पास, जो भी एनर्जी है, ठीक है ना, जो भी एनर्जी है उसको बराबर बराबर बांटा गया है, किसके साथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के साथ बराबर बराबर बांटा गया है। तो देखो है क्या अपने पास, अगर बराबर बराबर सर बांटा गया है, बराबर बराबर बांटा गया है,
एनर्जी को, तो सर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी आई? तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी आई? कितनी आई? तो कहते क्या है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केटी। हाफ केटी। जब आपने एनर्जी को बराबर बराबर बांटा हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, ठीक है ना, तो हमारे पास किसी भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी आई अपने पास, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई किसी भी गैस मॉलिक्यूल की, वो कितनी आई? हाफ केटी। ध्यान में रखना बेटा, कितनी आई अपने पास? हाफ केटी। के यहां पर क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी अपने पास टेंपरेचर है, केल्विन में लेना है, ठीक है। तो बताओ, तो एक मॉलिक्यूल के साथ आइए जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी आई है वो कितनी आई? हाफ केटी। एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी जो आई है वो क्या है? हाफ केटी। अब सर अगर मोनो एटॉमिक होगा, मोनो एटॉमिक, तो सर उसमें तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? सर 3 होती है। एक के साथ है अपने पास हाफ केटी, तो 3 के साथ कितनी हो जाएंगी सर? 3 × 1/2 केटी। तो भाई साहब जो मॉलिक्यूल होगा गैस का, जो गैस का मॉलिक्यूल होगा, मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल, उसके पास कितनी हो जाएगी अपने पास? सर 3/2 केटी। तो एक मॉलिक्यूल के पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी अपने पास? 3/2 केटी। 3/2 केटी, क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ केटी है, तो 3 के साथ कितनी होगी सर? × 3, ठीक है। सिमिलरली अगर अपने पास, ये तो मोनोएटॉमिक का मॉलिक्यूल था, ठीक है ना, अगर डायटॉमिक का हो मॉलिक्यूल, डायटॉमिक का मॉलिक्यूल के पास कितनी होगी सर? एक के पास होती है हाफ केटी। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी होती है? हाफ केटी। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इसमें, तो 5 × हाफ केटी, यानी कि 5/2 केटी। सिंपल, 5/2 केटी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो अगर अपने पास डायटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है तो उसके पास जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? 5/2 केटी। 5/2 केटी। समझ लग रही है बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? फिर इसी तरह अगर अपने पास क्या होती? पॉलीएटॉमिक होती। पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक कैसी होती? मान लेते हैं नॉन लीनियर होती। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर होती, तो उसके मॉलिक्यूल के साथ कितनी आती? पॉलीएटॉमिक के मॉलिक्यूल के साथ कितनी आती सर? उसके साथ कितनी आती? उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, एक के साथ एनर्जी एसोसिएट होती है हाफ केटी, तो टोटल कितनी होगी? 6/2 के। समझ लग रही है बात? तो यह है अपने पास क्या? किसकी एनर्जी? मॉलिक्यूल की एनर्जी। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी मोनोएटॉमिक का है तो उसकी 3/2 केटी आ रही है, डायटॉमिक का है तो उसकी 5/2 केटी आ रही है, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है तो उसकी कितनी आ रही है? 6/2 केटी। यानी कि सिंपल सी चीज मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं ना कि एनर्जी, या बोलो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज बोल दो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो मर्जी बोलना हो, एवरेज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, ये क्या आ जाएगी अपने पास? ये क्या आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी अपने पास F/2 KT। अरे यही तो किया हम लोगों ने, यही तो किया। मोनोटॉमिक के लिए कितनी आ रही थी सर? 3/2। तो F कितना होता है मोनोटॉमिक के लिए? सर इसका F होता है 3। डायटॉमिक के लिए कितनी आ रही थी सर? 5/2 KT। इसका F कितना होता है सर? 5। अगर मैं पॉलीएटॉमिक की बात करूं नॉन लीनियर की, तो सर इसका F होता है 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। तो देखो 3/2 KT, यानी कि देखो F/2 KT में अगर F की जगह 3 डाल दो तो 3/2 KT बन जाएगा। वैसे ही 5/2 KT, सिमिलरली 6/2 KT। यानी फॉर्मूला क्या याद कर लो आप? F/2 KT। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। याद रखना बेटा, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे सारी काइनेटिक एनर्जीज को कंसीडर कर रहा हूं, सिर्फ वाइब्रेशन छोड़ के। ट्रांसलेशन भी कंसीडर कर रहा हूं, रोटेशन भी कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना? तभी तो मैंने F डाला है, ठीक है ना? क्योंकि यहां पर तो जब मोनोएटॉमिक है तो उसमें तो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होता है, लेकिन डायटॉमिक में अपने पास क्या होता है? ट्रांसलेशन के साथ 2 रोटेशन भी तो होती है।
यानी कि जब मैं यहां पर ये एनर्जी जो लिख रहा हूं ना, ये वाली एनर्जी, तो इस एनर्जी के अंदर अपने पास ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। समझ लग रही बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो भाई साहब, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की होगी 3/2 kT, डायटोमिक मॉलिक्यूल की होगी 5/2 kT। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर लिख देता हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, सब कुछ कंसीडर कर रहा हूं मैं। सिमिलरली यहां पर भी लिख देता हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ। ठीक है, तो मुझे लगता है कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बेटा इसको हम लोग किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं? यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। यू, यू क्या होता है सर? इंटरनल एनर्जी बोल लो। क्या बोल लो? इंटरनल एनर्जी बोल लो। क्या बोल लो? इंटरनल एनर्जी बोल लो। ठीक है ना? तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल क्या हो गया अपने पास? F/2 kT। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल कितना हो गया अपने पास? F/2 kT। इंटरनल एनर्जी कुछ नहीं होता बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है वही होगा। पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग कंसीडर कर नहीं रहे, क्योंकि ग्रेविटेशन हम लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया भाई, ग्रेविटी की फील्ड हम लोगों ने निग्लेक्ट कर दी है। आपस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोई इंटरेक्शन है नहीं, आपस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोई इंटरेक्शन हम लोग कंसीडर कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मॉलिक्यूल्स में नहीं है। तो बस मॉलिक्यूल दौड़ ही रहे हैं। अगर दौड़ रहे हैं तो उनके पास कौन सी एनर्जी हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ठीक है ना? उनके पास कौन सी एनर्जी हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को आप क्या बोल देते हो? इंटरनल एनर्जी भी बोल देते हो। इंटरनल एनर्जी। समझ लग रही है बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इंटरनल एनर्जी, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही क्या हो जाएगी अपने पास? इंटरनल एनर्जी। क्योंकि हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को निग्लेक्ट कर रखा है ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इंटरेक्शन को हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब देखो समझना मेरी बात को। तो सर ये तो किसकी आई? ये तो एक गैस मॉलिक्यूल की आई। एक गैस मॉलिक्यूल की कितनी होती है भाई? F/2 kT एनर्जी, या बोलो इंटरनल एनर्जी। लेकिन हमें गैस मॉलिक्यूल की निकालनी होगी, गैस की निकालनी होगी। सर हमें तो गैस की निकालनी होगी, हमें तो पूरी गैस की निकालनी होगी। तो पूरी गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? पूरी गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सर कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सर एक मॉलिक्यूल की ये है, तो उसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? एन से मल्टीप्लाई कर दूं। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू के इंटू टी। ये तो पूरी गैस की हो जाएगी। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, तो पूरी गैस की हो जाएगी। अब देखो के को आप क्या लिख सकते हो? के को आप क्या लिख सकते हो? के को आप लिख सकते हो R/Na। ठीक है ना? के को लिख सकते हो आप R/Na लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को आप R/Na लिख सकते हो। इतनी चीज क्लियर है कि? अब बताओ N/Na क्या हो गया? N/Na सर ये तो मोल्स होते हैं, ये तो मोल्स होते हैं। तो F/2 nRT ये आपको याद करना है। और यही क्या होती है? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। ठीक है ना? ये जो इंटरनल एनर्जी थी ये किसकी थी? मॉलिक्यूल की थी। ठीक है, और ये किसकी है अपने पास इंटरनल एनर्जी? ये किसकी इंटरनल एनर्जी आ गई अपने पास? सर गैस की आ गई, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, या बोलो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो अपने पास U इक्वल्स टू कितना आ गया? F/2 nRT। याद रखना है आपने, U इक्वल्स टू F/2 nRT। F/2 nRT। जैसी भी आपके पास गैस आए, जैसी भी आपके पास गैस आए, मोनोएटॉमिक हो, डायटोमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, उस हिसाब से उसकी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख दोगे और अपने पास क्या आ जाएगा? उसकी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। बोलो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ठीक है ना? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो आपको समझ आया हम लोग कैसे बढ़ते हुए चले आए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल की देखी, फिर मॉलिक्यूल से पूरी गैस की देखी। ठीक है ना? इस तरीके से। तो दिस इज व्हाट वी हैव, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, या बोलो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। ठीक है ना? चलो भाई साहब,
अब क्योंकि ये चीज हम लोगों के इस चैप्टर में काम आने वाली है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा एक नंबर का फर्जी लॉ है, एक नंबर का फर्जी लॉ है, तभी इसका नाम क्या है, जीरोथ लॉ। बेटा ये तो वही बात हो गई यहां पर कि सर अगर x y के बराबर है और y z के बराबर है तो ऑब्वियस ही बात बेटा x z के बराबर ही होगा। ये बताया इसने एक तरह से, देखना कैसे बताया कि सर अगर अपने पास 3 डब्बे हैं, तीनों में भरी है गैस, ठीक है ना, एक कंटेनर है A, एक B है, एक C है। बोल रहा है कि अगर A और B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, A और B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में यानी कि TA बराबर TB, और B और C आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं यानी कि TB बराबर TC, तो ऑटोमेटिकली T और TC आपस में किस में हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। सर जी ये क्या क्या बच्चे को बताइए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये और ये बराबर ही होंगे, तभी बड़ा जीरो था नाम है, फर्जी है एक नंबर का भाई। ऑटोमेटिकली अपने पास क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, ठीक है ना, फर्जी लो है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम, देखो बेटा नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं हम लोग किसकी, हीट की। ये अच्छा नहीं लगता देखना, कोई और कलर लेते हैं भाई साहब। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग किसकी करेंगे, हीट की। हीट को हम लोग किससे शो करते हैं सर, हीट को हम लोग शो करते हैं क्यू से। हीट क्या एक तरह से एनर्जी है, हीट क्या एक तरह से एनर्जी है अपने पास, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो हीट को हम लोग किससे शो करते हैं, क्यू से शो करते हैं। तो सर हीट होता किसके बराबर है, हीट होता किसके बराबर है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने पास कोई भी एक समझो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, समझो एक ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा सबको, इसके अंदर गैस भरी हुई है, समझना मेरी बात को बेटा, इसके अंदर गैस भरी हुई है। अब दो काम होंगे, या तो मैं इस गैस को हीट दूंगा कुछ, या तो इस गैस से हीट लूंगा, यानी कि या तो ये गैस हीट को एब्जॉर्ब करेगी या तो ये गैस हीट को रिलीज करेगी। अगर हीट का आदान प्रदान पॉसिबल है, अगर हीट का आदान प्रदान पॉसिबल है तो या तो हीट एब्जॉर्ब करेगी गैस या तो हीट को रिलीज करेगी गैस। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, हीट को एब्जॉर्ब करेगी या तो हीट को रिलीज करेगी, दो ही काम करेगी, ठीक है ना, या तो ऐसा होगा या ऐसे होगा, ठीक है। तो भाई साहब अगर आप हीट दे रहे हो तो यानी कि हीट एब्जॉर्ब कर रही है गैस, और हीट अगर बाहर आ रही है तो इसका मतलब हीट रिलीज कर रही है गैस। तो जो हीट आती है अपने पास Q, वो होता है अपने पास NC डेल्टा T, NC डेल्टा T। कई लोग इसको डेल्टा Q भी लिख लेते हैं, लेकिन मैं डेल्टा Q इसलिए नहीं लिखता बेटा क्योंकि बच्चों को लगता है चेंज इन हीट, बेटा चेंज इन हीट जैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए मैं Q ही मेंशन करता हूं। कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा Q बराबर NC डेल्टा T, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, मैं भी डेल्टा Q लिखता हूं, लेकिन फिर बच्चे कुछ और ही पढ़ने समझने पड़ते हैं, ठीक है ना। सिंपल Q सही है, Q का मतलब हीट, Q इक्वल्स टू NC डेल्टा T। N आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स है, डेल्टा T का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और C क्या है अपने पास, C है अपने पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं आपको पहले बता चुका हूं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ चैप्टर में, कैलोरीमेट्री में बता चुका हूं ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस से जिसको डिनोट करते थे, Q बराबर MS डेल्टा T। याद करो।
अरे वैसे ही तो है, आपने वहां पे क्या पढ़ा था, Q बराबर एम एस डेल्टा टी। यहां पर क्या है, m की जगह क्या है, m वहां पे मास होता था, यहां पे m की जगह क्या आ गया, n आ गया, मोल्स। s होता था वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहां पे c आ गया, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी वहां पे होता था, डेल्टा टी यहां पर भी है। अरे वहां पे q क्या होता था, ms डेल्टा टी, यही तो होता था। यहां पे q क्या है गैस के केस में, nc डेल्टा टी, nc डेल्टा टी। समझ लग रही है बात। अब देखो, अगर तो Q क्या है अपना, पॉजिटिव है। अगर तो अपना Q पॉजिटिव है तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। हीट को गैस ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है। और अगर Q क्या है अपना, नेगेटिव है, हीट अपना नेगेटिव आ रहा है, यानी कि हीट रिलीज्ड बाय द गैस। सिंपल, हीट रिलीज्ड बाय द गैस, सिंपल। तो भाई साहब आपको हीट का फॉर्मूला भी पता चल गया, एनसी डेल्टा टी। गैस के केस में हम लोग ये लगाएंगे। सी अपने पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है ना, इस पर भी आएंगे, चर्चा करनी है पूरी। क्यू है अपने पास अगर पॉजिटिव तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है गैस, और क्यू नेगेटिव है तो हीट रिलीज कर रही है गैस। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं किसके ऊपर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है सर, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा Q इक्वल टू क्या होता है, एन सी डेल्टा टी। तो C क्या हो जाएगा एक तरह से, Q बाय एन डेल्टा टी। तो बेसिकली जो अपने पास C है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो क्या होता है, अगर मैं N की वैल्यू यहां पर 1 डाल दूं, नंबर ऑफ मोल्स को 1 डाल दूं, और डेल्टा टी को भी क्या ले लूं, 1 डिग्री सेल्सियस ले लूं, ठीक है। तो बताओ ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या लिखोगे सर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, या बोलो अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ लग रही है बात, इट इज क्लियर है कि नहीं भाई। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि अगर इसको 1 1 रख दो तो सी तो क्यू के बराबर हो जाएगा ना, सी हीट के बराबर हो जाएगा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 mole of gas by 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, या केल्विन बोल लो, 1 केल्विन, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में बोल लो चाहे आप केल्विन में बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लग रही है बात। तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी अगर आपके स्कूल में पूछी जाए, ये लिखते हैं, ऐसी बुक्स में लिखी होती है, ठीक है। चलो बाकी समझ तो आएगी आपको। अब सर ये जो है अपने पास, ये तो सर मोल वाली है, जो ये C है अपना, ये तो मोल वाला है। और हमने जो उतने टाइम पढ़ी थी Q बराबर ms डेल्टा टी वाले में, वो कौन सी होती थी सर, ये मास वाली होती थी। ये क्या होती थी, ये तो मास वाली होती थी, ठीक है ना। ये तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती थी, ये मास वाली होती थी। और जो गैस में आएगी वो कौन सी है अपने पास सर, मोल वाली है। वो कौन सी है, मोल वाली। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, समझ लग रही है बात, ठीक है। अब देखो हम लोग S यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि मास वाली है, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि मोल वाली है, उसमें एक रिलेशन बना सकते हैं। कैसे सर, बहुत आसान है। देखो S इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा टी है, ठीक है। या ऐसा करो C से बनाते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा टी है। N को मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ द गैस, ठीक है ना, मास ऑफ द गैस, यहां पे M क्या है, मास ऑफ द गैस, डिवाइडेड बाय
मोलर मास ऑफ द गैस एम नॉट, ठीक है ना, इंटू डेल्टा टी, लिख सकता हूं। तो अब देखो ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, एम नॉट तो ऊपर चला जाएगा, एम नॉट तो ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल्स टू एम नॉट ऊपर चला गया, तो एम नॉट ऊपर आ गया इंटू Q अपॉन एम डेल्टा टी। अरे ये आया, आपने नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख लिया, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। एम नॉट ऊपर चला गया तो Q बाय एम डेल्टा टी कितना हो जाएगा सर, ये चीज तो S के बराबर है, किसके बराबर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई अपने पास एम नॉट इंटू, यानी कि अगर अपने को मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में रिलेशन चाहिए तो वो हो जाता है अपने पास C इक्वल्स टू एम नॉट इंटू एस, C इक्वल्स टू एम नॉट इंटू एस। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट, समझ आया। तो ये जो C है ये अपने पास कौन सी वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सर, मोल्स वाली। ये S है कौन सी है, ये मास वाली, याद रखना, ठीक है। चलो बेटा अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट किस पे आएंगे, नेक्स्ट आएंगे हम लोग किसके ऊपर, इंटरनल एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर, इंटरनल एनर्जी, जिसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इंटरनल एनर्जी किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा कि सर जो इंटरनल एनर्जी होती है गैस की, यानी कि यू वो होती है अपने पास n इंटू एफ बाई टू आर टी। अरे यही तो होती है, ये तो सीखा। किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, n इंटू एफ बाई टू आर टी। अभी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में सिखाया था। तो जो इंटरनल एनर्जी है ये सबसे पहले एक स्टेट फंक्शन समझ लग रही बात, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, सीधा टेम्परेचर के ऊपर। जो इंटरनल एनर्जी है ना सीधा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ना प्रेशर पे डिपेंड करती है ना वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, सीधा अगर एक पर्टिकुलर गैस है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट की गैस है अपने पास, उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स बहुत तेज भागेंगे, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी उनके पास। और अगर घटाओगे तो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे भागेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। समझ लग रही बात। तो जो इंटरनल एनर्जी है गैस की वो किससे रिलेट करती है, वो टेम्परेचर से रिलेट करती है, ठीक है ना। और याद रखना टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट, यानी केल्विन में लेना है, एन एफ बाई टू आर इंटू टी। तो यहां से हम लोग देख के बता सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है अपने पास, टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस घटेगी। अब देखो बेटा, सुनना मेरी बात, ये तो थी अपने पास क्या, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं, चाहे घटाऊं चाहे बढ़ाऊं, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज करेगी। तो अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं, यानी कि यहां पर डेल्टा टी डाल दूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा, डेल्टा यू। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस इज व्हाट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सिंपल। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो डेल्टा यू नेगेटिव आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है, सिंपल चीजें हैं, आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहां तक तो कोई डाउट अपने को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोगों ने जो बात करी थी वो बात करी थी किसकी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करी थी कि नहीं करी थी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करी थी हम लोगों ने, जिसको हम लोग डिनोट करते थे किससे, सी से। अब बेटा हम लोग
दो टाइप की जनरली बार बार बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। कौन सी? एक तो सीपी की बात करेंगे खूब, और एक सीवी की बात करेंगे खूब। सीपी क्या है सर? ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट है तब जो अपने पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है वो क्या है अपने पास? सीपी। और सीवी क्या है अपने पास? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। और बेटा एक खास बात क्या है, कि इन दोनों का रिलेशन भी है। क्या है रिलेशन? कि सर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है? आर। अगर अपने पास एक आइडियल गैस है तो सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। सीपी याद रखना, सी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। सीवी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। और इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है वो किसके बराबर आता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर आता है। ये चीज क्लियर है कि नहीं? ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, तो ये चीज आपके पल्ले पड़नी चाहिए। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने को जो ध्यान में रखनी है, ये तो है इंपॉर्टेंट, ये तो पता होना ही चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो सीवी होता है ना बेटा, सीवी, इसकी आपको डेरिवेशन नहीं करनी, वो हमेशा किसके बराबर होता है? F/2 R के। किसके बराबर होता है? F/2 R के। आपसे पूछे सर सीवी कितना होता है, कोई सिंपल पूछ ले कि सर एक गैस है अपने पास, ठीक है ना, वो डायटोमिक है, तो बताओ सर उसका सीवी क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी? सिंपल क्या हो जाएगी? F/2R। कुछ नहीं, F/2R सिंपल। तो अगर डायटोमिक है तो 5 रख दोगे यहां पे, तो 5/2R। बात खत्म, पैसा हजम। समझ लग रही है? तो सीवी क्या हो जाएगा? F/2R। तो हमको पता है कि सर जो सीपी है और माइनस सीवी वो आर के बराबर है, तो सीपी निकाल लोगे यहां से, तो सीपी की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 1 + F/2 × R। इंपॉर्टेंट ज्यादा सीपी नहीं, इंपॉर्टेंट ज्यादा सीवी है, क्योंकि अगर सीपी आ गया तो सीवी तो निकाल ही लोगे, या सीवी आ गया तो सीपी निकाल ही लोगे। ठीक है ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वाला है सर? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, सीवी। पूछ लिया जाता है कभी। तो आपके पास कोई भी गैस हो, ठीक है ना, उसका आप सीवी बता सकते हो। अगर सीवी पता चल गया तो उसमें आर ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। क्योंकि सीपी क्या है, सीवी को उधर लेके जाओ तो सीवी प्लस आर ही तो है सीपी। अगर आपको क्या आ गया? सीवी आ गया, तो सीवी के अंदर आर और ऐड कर देना तो सीपी आ जाएगा, चाहे तो फॉर्मूले के हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या करनी है सर जी? रखनी है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है जिसके ऊपर सवाल आ चुका है ऑलरेडी। सर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू तो आर होता है, लेकिन सर अगर मैं आपसे पूछूं एसपी माइनस एसवी किसके बराबर होगा? भाई ये तो सी क्या है? मोलर वाली है, यानी कि मोल्स वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सीपी सीवी, और यहां पे एसपी एसवी क्या है? मास वाली। ठीक है, तो सर कैसे करेंगे? हमको ऑलरेडी पता है कि जो सी होता है अपने पास वो होता है m0, यानी कि मॉलिक्यूलर मास टू एस, ये होता है। ठीक है, तो एस को क्या लिख सकता हूं मैं? C/m0 लिख सकता हूं। तो एसपी क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा अपने पास सर एसपी माइनस एसवी, यही तो फाइंड करना है। तो एसपी को लिख सकता हूं मैं CP/m0, और एसबी को क्या लिख सकता हूं मैं? CV/m0। ठीक है, तो m0 तो एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ गया CP माइनस CV, और CP माइनस CV हमको पता है R के बराबर है, तो R/m0।
तो यहां से हमको चमक गया कि सर SP माइनस SV किसके बराबर होता है? ये होता है R बाय एम नॉट के बराबर। याद रखना SP क्या है? मास वाली है, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इतनी क्लियर है कि नहीं? तो मास वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर माइनस SV इज इक्वल टू R बाय एम नॉट। एम नॉट क्या है अपने पास? मोलर स्पेसिफिक, नहीं एम नॉट क्या है? एम नॉट अपने पास मॉलिक्यूलर मास या बोलो मोलर मास। इतनी क्लियर है बेटा? सवाल आ चुका है, और जब सवाल आया था अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाए थे, मैं बता रहा हूं नीट में सवाल आया था और धांसू सवाल था। आज तक ना जेई मेंस ने पूछा था कभी, ना एडवांस ने पूछा था, नीट ने पूछ के तीतर उड़ा दिए थे। पहले AIPMT बोलते थे, ठीक है ना, उसने तीतर उड़ा दिए थे। बस बता रहा हूं, अच्छे अच्छे नहीं कर पाए थे, धुरंधर धुरंधर, ठीक है, सब यही मार के आ गए थे R, जबकि आंसर ये आना था, ठीक है। चलो अभी दिखाऊंगा सवाल, चाहे तो देख लेते हैं, दिखाऊंगा क्या पड़ा हुआ है मेरे पास। देखो, फॉर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के लिए Cp माइनस Cv क्या है? A के बराबर है। ऑक्सीजन गैस के लिए Cp माइनस Cv सर B के बराबर है। तो बेटा किसी भी गैस के लिए Cp माइनस Cv हमेशा किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। C क्या है अपने पास? वो मोल्स वाली है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Cp माइनस Cv हमेशा किसके बराबर होता है? अगर अपने पास आइडियल गैस है तो Cp माइनस Cv हमेशा किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। तो यहां पे A के बराबर, यहां पे B के बराबर, तो A किसके बराबर होगा सर? B के बराबर ही होगा, और वो किसके बराबर होगा? R के। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, बस मैं अब लिखता नहीं हूं कि भाई इस साल में आया था कि इस साल में आया था, ठीक है ना। तुम लोग थोड़े हवा में चढ़ जाते हो कि सर हमसे क्वेश्चन हो जाते हैं, घर पे कुछ करते नहीं हो। बेटर है, बेटर है, मैं सच बताऊं ना, रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि मेरा वाला जब टाइपराइटर हो टाइप ही नहीं करता, उसको आलस आता है, ठीक है ना, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो मैं बता रहा था, ये वाला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन या बोलो सुपर गुड क्वेश्चन। अच्छे अच्छे नहीं कर पाए थे, सुपर गुड क्वेश्चन। जितना छोटा है उतना ही बड़ा धमाका है भाई साहब, जितना छोटा है उतना ही बड़ा है। क्या है क्वेश्चन? इफ Cp एंड Cv, बेटा होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, जो Sp और Sv होता है ना, इसको लोग, ये लोग Sp और Sv को भी C से डिनोट करते हैं। बस बोल देते हैं कि भाई जो Sp और Sv है, हम लोग मास वाली को किससे डिनोट करते हैं? S से डिनोट करते हैं ना। ये लोग मास वाली को भी किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो Cp और ये जो Cv है ना, ये यहां पर मोलर वाली नहीं है, ये मास वाली ही है, ठीक है। तो लिखा भी हुआ उन्होंने, इफ Cp एंड Cv डिनोट द स्पेसिफिक हीट्स पर यूनिट मास वाली, ये मास वाली है, ये मोलर वाली नहीं है। हाँ C से डिनोट किया हुआ है, लेकिन ये कौन सी वाली है? कौन सी वाली है? ये मास वाली है, यानी कि बेसिकली ये Sp और Sv है, ठीक है ना। इसको आप Sb बोल लो, Sp बोल लो, इसको आप Sv बोल लो, ठीक है। दिस क्लियर है कि नहीं? क्योंकि बुक्स में S को भी C से ही करते हैं जनरली डिनोट, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं S लेता हूं हमेशा, ठीक है। तो ये Sp है और ये क्या है? एक तरह से Sv है, ठीक है ना। ये Cp Cv लिखा हुआ है, लेकिन ये मोलर वाली नहीं, मास वाली है, ठीक है। ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट m, मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है, m दे रखा है, देन तो हमको पता है सर, अभी सीखा था कि Sp माइनस Sv किसके इक्वल था? R बाय एम नॉट के इक्वल था, ठीक है ना। R बाय एम नॉट, एम नॉट क्या था? मॉलिक्यूलर वेट। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? Cp माइनस Cv, यहां पे कैपिटल M है, ठीक है ना। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाय M। याद रखना ये Cp माइनस Cv, यहां पे ये Cp और ये Cv है, ये मोलर वाली नहीं है, क्योंकि मोलर वाली होंगी Cp माइनस Cv, अगर ये मोलर वाली होंगी यानी कि मोल्स वाली होंगी तो वो हमेशा R के बराबर होगा, लेकिन अगर मास वाली होंगी तो R बाय एम नॉट के बराबर होगा। तो ये कौन सी वाली है? ये है अपने पास मास वाली। समझ आया आपको? ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है यहां पे। देखो टाइपराइटर साहब स्मॉल r बना दिया, कैपिटल R, ठीक है। चलो ठीक है, बच्चे मोस्टली ये वाला आंसर मार के आए थे जो कि गलत था, ठीक है। कई इन्होंने ध्यान से सवाल पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि यहां पे Cp Cv कर दिया,
बाकी बच्चे ध्यान देते नहीं कि सर इस पर एक तो इतना इतना प्रेशर होता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना होता है। मैं बता रहा हूं 99% बच्चों ने यह आंसर मारा था, 99% बच्चों ने, 99% बच्चों ने, क्योंकि इतना टाइम तो होता ही नहीं है। ऊपर से उन्होंने देखो डिनोशन भी वैसी दे दी, सीपी माइनस सीवी मोलर वाली। बच्चे तो भाई साहब वैसे कौन इतना सही से क्वेश्चन, अरे लल्लू से क्वेश्चन, अरे सीपी माइनस सीवी, वो तो सीधा ऑप्शन देके पट से मारते हैं। कौन देख रहा है इनको? कभी कभी खेल जाते हैं बेटा, कट जाता है तुम्हारा बहुत बुरा वाला, ठीक है ना। कभी कभी सिर्फ लड़की ही नहीं काटती या लड़के ही नहीं काटते, एनटीए वाले नीट भी काटती है भाई, बहुत बुरा, ठीक है ना। चलो अब देखो, हम लोगों ने सीपी सीवी की बात करी थी, सीपी सीवी की बात करी थी। तो सर सीपी माइनस सीवी तो हमको पता है आर के बराबर होता है, सीपी माइनस सीवी तो पता है हमको आर के बराबर होता है, ठीक है ना। सीवी पता चल गया, सीपी पता चल गया, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अब एक चीज और होती है कि भाई साहब सीपी बाय सीवी भी कुछ होता है। क्या होता है सर? ये हमको पता है, मुझे पता है कि तुमको पता है। ये क्या होता है? गामा। गामा क्या है सर? वो आइडियाबैटिक में नहीं पढ़ते थे, पीवी रेस्ट टू पावर गामा वाला गामा, इसको आइडियाबैटिक कोफिशिएंट बोल देते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो ये वो आइडियाबैटिक वाला है गामा, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो सीपी बाय सीवी किसके इक्वल है? गामा के इक्वल है। सीपी बाय सीवी किसके इक्वल है? गामा के इक्वल है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो सर सीपी की वैल्यू अभी सीखी, वो कितनी है? 1 प्लस एफ बाई टू इंटू आर, और सीवी की वैल्यू एफ बाई टू इंटू आर। तो 1 प्लस एफ बाई टू इंटू आर, सीवी की वैल्यू एफ बाई टू इंटू आर। तो गामा कितना निकल के आ गया सर? आर से आर मर गया, डिवाइड करेंगे तो अपने पास गामा कितना आ जाएगा? गामा की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस टू बाई एफ। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। गामा क्या होता है? 1 प्लस टू बाई एफ। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भाई साहब मेरे पास मोनोटॉमिक गैस है, तो उसका बताओ गामा क्या होगा। तो 1 प्लस टू बाई एफ, एफ क्या हो जाएगा मोनोटॉमिक के लिए? 3 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा डायटोमिक गैस के लिए गामा क्या होगा, तो आपने एफ की वैल्यू 5 पुट कर देनी है यहां पर। आपसे पूछा जाए पॉलीएटॉमिक गैस है, नॉन लीनियर, तो आपने एफ की वैल्यू 6 पुट कर देनी है यहां पर। समझ लग रही है बात? ऐसे काम चलता है। तो देखो भाई साहब एक सवाल आया हुआ है, इसका भी देख लो, तसल्ली कर लो। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, जो रेशियो होती है स्पेसिफिक हीट की, सीपी बाय सीवी किसके बराबर होती है? गामा। इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में क्या होगी? सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा होता है, और अभी हम लोगों ने सीखा वो किसके बराबर होता है? 1 प्लस टू बाय एफ। यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को वो एन से डिनोट कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 प्लस टू बाय एन, सी ऑप्शन, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं लल्लू लल्लू लल्लू। अब देखो एक ये क्वेश्चन है, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ O2 एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T। एक मेरे पास गैस का मिक्सचर है, यानी कि एक गैस नहीं है, मिक्सचर है। कौन कौन सी गैस का मिक्सचर सर? आर्गन का और ऑक्सीजन का, ठीक है, मिक्सचर है। ऑक्सीजन है अपने पास कितनी? 2 मोल, और आर्गन है अपने पास 4 मोल। टी टेम्परेचर पे, दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम ही है। निगलेक्टिंग ऑल वाइब्रेशन मोड, देखो वाइब्रेशन आपने नहीं लेनी है। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? तो क्या करो आप, इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन देख लो, प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन देख लो, यही तो हो जाएगी क्या? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिंपल। तो जब भी आपके पास इस टाइप का सवाल आएगी, बहुत सारी गैस का मिक्सचर है, ठीक है ना। अब यहां पे तो 2 ही हैं, 3-4 गैसेस और दे देते, तो आपने क्या करनी थी? हर गैस की इंडिविजुअल इंटरनल एनर्जी को निकाल लो और सबको उठा क्या कर दो? सम कर दो। तो वही क्या हो जाता है अपने पास? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो लिख लो यहां पे इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाता है अपने पास? ये हो जाता है सिंपल, U1 प्लस U2 प्लस ये पहली गैस की इंटरनल एनर्जी, दूसरी गैस होती है उसकी इंटरनल एनर्जी U3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। जितनी मर्जी गैसेस दे रखी होती है मिक्सचर में। तो भाई साहब ऑक्सीजन गैस की कितनी हो जाएगी? अभी हम लोगों ने सीखा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वो होती है अपने पास N इंटू एफ बाई टू इंटू आर इंटू टी, ये होती है। अब ऑक्सीजन गैस क्या है? मोनोटॉमिक की डायटोमिक? सर ये डायटोमिक है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे इसके? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के हैं अपने पास 2, तो 2 इंटू
F/2, F कितना है सर, डायटोमिक है तो 5/2 इंटू आर इंटू टेम्परेचर क्या है, टी टेम्परेचर, प्लस आर्गन, आर्गन के मोल्स कितने हैं सर, 4 हैं, और F/2, F कितना आ जाएगा सर, आर्गन तो अपने पास मोनोटॉमिक में आती है, तो मोनोटॉमिक का क्या हो जाएगा, F3, 3/2 RT, यही तो जाएगी सिस्टम की, यही तो जाएगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। बताओ आंसर कितना आ रहा है, 5 2 10, 10 RT प्लस 12 RT, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 22/2 RT इज इक्वल टू U, तो कितना आ गया 11। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी आ गई बेटा, आया वो सवाल है ये भी, बट एक चीज बताओ ना, जितने भी सवाल सब आए हुए हैं, बस लिखे हुए नहीं किसी के ऊपर, ठीक है। 11 RT, 11 RT, 11 RT, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, ये वाला। चलो समझ आ रहा है। अब एक चीज देखना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ दे रखा है इस बार, क्या दे रखा है, ग्राफ, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। जब भी मैं बोला करूं गुड क्वेश्चन तो उसको स्टार मार्क कर लिया करो, और उसको वापस से आप जब भी आप रिवाइज करोगे तो उस क्वेश्चन को जरूर देखना है, ठीक है। गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दे रखा है, पीवी ग्राफ दे रखा है, और जो गैस है वो ए से बी इस तरीके से आती है, दिखाई पड़ रहा है आपको, इस तरीके से ए से बी, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा पाथ फॉलो कर रही है। सर यहां पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो है 5 किलो पास्कल, और यहां पे प्रेशर क्या हो गया 2 किलो पास्कल, प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहां पे वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम था 4, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया 6 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मोल गैस थी, और आइडियल डायटोमिक गैस, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1 है, डायटोमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी इसकी 5। हमसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ जब ए से बी गई है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है। सर चेंज क्या होगा, डेल्टा यू होता है अपने पास एन F/2 आर डेल्टा टी, यही तो होता चेंज। लेकिन सर यहां पे तो पी और वी दे रखा है, पी और वी दे रखा है, हमारे पास फॉर्मूले तो डेल्टा टी होता है, तो कैसे करें, तो आप क्या करो, ये टेम्परेचर की जगह प्रेशर वॉल्यूम लेके आओ। कैसे लेके आओगे सर, पीवी इक्वल टू एनआरटी तो पता ही हमको, ठीक है ना। तो डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, डेल्टा यू का मतलब क्या होता है एन F/2 आर डेल्टा टी, और डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1। तो एक चीज बताना, अगर मैं यहां पे P1 V1 इज इक्वल टू NR T1 लिख सकता हूं, तो उसी तरीके से मैं P2 V2 NR T2 लिख सकता हूं। अब बताओ, खुद देखो, खुद फील करने वाली बात है, एक बार ये N ये R T2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक बार ये N और R T1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो बताओ N R T2 की जगह क्या लिख सकते हो आप, N R T2 की जगह क्या लिख सकते हो P2 V2, P2 V2, ठीक है ना। F/2 तो बाहर ही है, ये F/2 तो बाहर ही है बेटा, ये F/2 तो बाहर है, ठीक है ना, F/2 बाहर है। N R एक बार T2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो N R T2, तो किसको क्या लिख सकते हो P2 V2, P2 V2 लिख लिया। और N R T1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, N R T1, उसको क्या लिख सकते हो P1 V1, ठीक है ना, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस डाल दिया, ये फॉर्मूला बन गया। समझ आया, तो ठीक है भाई साहब, हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, अगर अपने को टेम्परेचर दे रखा है तो चेंज कैसे निकाल सकते हैं सर, ये तो हो जाएगा N इंटू F/2 R डेल्टा टी, ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन अगर अपने को प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है तो कैसे निकालेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सर वो हो जाएगा F/2 P2 V2 माइनस P1 V1। याद रखना है आपने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, भरोसा रखना बेटा, बोल रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपने को सवाल में टेम्परेचर दे रखा है तो आप इससे निकाल सकते हो,
लेकिन टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो आप इससे निकाल सकते हो प्रेशर वॉल्यूम के हिसाब से। अब यहां पे सर टेम्परेचर नहीं दे रखा था तो आप प्रेशर वॉल्यूम के हिसाब से निकाल लेते। तो बताओ, अब तो कर लोगे ना, अब तो कर लोगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, लगा लेंगे कि नहीं लगा पाएंगे? तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, डेल्टा यू। डेल्टा यू आ जाएगा F/2। सर कौन सी गैस है? डायटोम की, तो F/2 5/2 हो जाएगा। P2V2, P2V2 सर ये है अपने पास फाइनल पोजीशन। तो इसका प्रेशर कितना है? 2, लेकिन किलो पास्कल में है, तो 2, ठीक है ना, 2, क्योंकि प्रेशर किलो पास्कल में, ध्यान रखना किलो है, ठीक है। ये तो हो गया प्रेशर, ये हो गया P2। V2 कितना है सर? 6 × 6 माइनस P1V1। P1 कितना था सर? 5 था। V1 कितना था? 4 था। तो 5 × 4 आ जाएगा 5/2 है, तो 12 माइनस 5 4 जा 20। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? -8 और 4 यानी कि -20 जूल लिखूंगा क्या बेटा? मैं जूल लिखूंगा क्या? नहीं सर, किलो जूल लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अपने को प्रेशर किलो पास्कल में था ना। अपना जो ये प्रेशर था, ये जो प्रेशर था, मैंने ये जो 2 लिखा है ये, और यहां पर ये जो 5 लिखा है, ये किलो पास्कल में थे। तो आंसर जो अपने आएगा वो किस में आएगा? किलो जूल में आएगा। समझ लग रही बात? तो आंसर कितना हो जाएगा? -20 किलो जूल। ये वाला सवाल भी ऑलरेडी आ चुका है नीट में, और बच्चे इसका आंसर, वो तो चलो कई बच्चे जिन्होंने माइनस का साइन का ध्यान नहीं दिया, वो 20 जूल मार के आए थे, ठीक है ना। तो आप यहां पर गलती क्या कर सकते हो सर? सबसे पहली गलती कर सकते हैं हम लोग, माइनस साइन भूल जाए, ठीक है ना, तो ऑप्शन गलत हो सकता है। दूसरा, यूनिट ना देखें, किलो है तो यूनिट जरूर देखना बेटा, यूनिट जरूर देखना। जब भी सवाल आए यूनिट जरूर देखना है कि यूनिट क्या दे रखी है, ठीक है। यूनिट से खेल जाते हैं। समझ लग रही बात? तो इतनी चीज हम उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होगी। देखो हम लोगों ने काफी चीजें धीरे 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 करके पढ़ ली है। अब देखो क्या आता है अपने पास। तो हम लोगों ने बात कर ली किसकी? हीट की बात कर ली, उसमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी देख ली हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी की भी बात कर ली, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? वर्क की। किसकी बात करते हैं? वर्क की। वर्क, समझना मेरी बात को बेटा, फील आएगी पूरी। मेन काम मेरा फील ही दिलाना होता है। एक बार फील आ गई फिर तो तुम खुद ही कर ले जाओगे। ये समझो अपने पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक गैस भरी हुई है, ठीक है। दबा के गैस भरी हुई है, और ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है। पिस्टन क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। अभी पिस्टन यहां पर है, इस जगह पर है। अब होगा क्या कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस पिस्टन पे धक्का मारेंगे, ठीक है ना, कोलाइड करेंगे, जाके फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाएंगे तो पिस्टन बाहर निकलेगा, ठीक है ना। समझो पिस्टन पहले यहां पर था और अब पिस्टन यहां पे आ गया। कुछ कितना निकल गया बाहर? बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हम लोग, कुछ dx डिस्प्लेस हो गया। कितनी फोर्स लगाने समझो सर? कुछ फोर्स F लगाई होगी, कुछ इन्होंने फोर्स F लगाई, तो F फोर्स लगाने से जो पिस्टन डिस्प्लेस हुआ वो अपनी जगह से कितना हुआ सर? dx डिस्प्लेस हुआ। तो जो गैस है उसने कितना वर्क किया? वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा सर? जो वर्क डन बाय गैस हो जाएगा वो भी छोटा हो जाएगा, हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज बताओ, जो फोर्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? फोर्स को मैं प्रेशर इंटू एरिया लिख सकता हूं। एरिया किसका? पिस्टन का। पिस्टन का एरिया, तो फोर्स को प्रेशर इंटू ले सकता हूं, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स क्या लिख सकता हूं? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर ऑफ द गैस इंटू एरिया, ठीक है। तो dw क्या हो जाएगा अपने पास? प्रेशर इंटू एरिया। अब बताओ adx क्या होगा? adx क्या है? एरिया इंटू लेंथ। क्या होता है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम सर? ये वॉल्यूम, ये जितना खिसका। अब सर ये अगर dx खिसका है तो वॉल्यूम तो बहुत छोटा होगा, dv। तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया?
AdX क्या हो गया dV। तो ये होता है अपने पास वक्रन। समझ लग रही बात? तो छोटा सा वक्रन किसके इक्वल आ गया? P इंटू dV। dV क्या है? बहुत छोटा चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो छोटा सा वक्रन अगर गैस करती है तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो भी क्या होगा? बहुत छोटा सा dV। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब अपने को बड़ा वर्क निकालना है, तो बड़ा वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अपने पास वर्कडन कितना आ जाएगा? नेट हो जाएगा इंटीग्रेशन P dV, कहां से कहां तक? V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक। समझ आया? तो दिस इज द वर्क। ये क्या है अपने पास? वर्क है। समझ लग रही है बात? ये क्या है अपने पास? वर्क है। अगर गैस V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम पर जा रही है, ठीक है ना, तो वर्कडन आएगा, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P dV, प्रेशर dV क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। यानी आप इंटीग्रेट कर दोगे V1 से लेकर V2 तक। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज बताओ, अगर अपने को PV कर्व दिया होता, ठीक है ना, PV कर्व दिया होता, इसको तो लिख देते हैं। अगर अपने को PV कर्व दिया होता, कुछ भी PV कर्व होता प्रेशर वॉल्यूम में, मान लेते हैं ऐसे, तो सर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। तो अगर V1 वॉल्यूम से गैस किसी V2 वॉल्यूम पे जा रही है, समझो वॉल्यूम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो भाई साहब वर्कडन कितना होता? वो सिंपली कितना हो जाता अपने पास? एरिया अंडर कर्व। सिंपल क्या हो जाता है? एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व ही तो होता है। एरिया अंडर PV कर्व, यही तो होता है। एरिया अंडर PV कर्व। समझ लग रही है बात? ठीक है, PV कर्व। दिस क्लियर है कि नहीं? तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? एरिया अंडर PV कर्व भी हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? सिंपल, अगर अपने को ग्राफ दे रखा होगा और अपने को वर्क निकालना होगा, तो आपने कुछ नहीं करना। आपने बहुत सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है कि आपने क्या करना है? एरिया अंडर कर्व निकालना है। आपने क्या करना है? एरिया अंडर कर्व निकालना है ना। गैस जहां से जहां पर जा रही है, यानी कि जो भी उसका वॉल्यूम में चेंज आ रहा है V1 से V2, ठीक है ना, V1 से V2, तो आपने क्या कर लेना है? एरिया अंडर कर्व निकालना है, प्रेशर वॉल्यूम अगर अपने को ग्राफ गिवन है। तो वही क्या हो जाएगा अपने पास? वर्क हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा अपने पास? वर्क हो जाएगा। यही क्या अपने पास? वर्क है। ठीक है, अब देखो, अगर तो गैस क्या करती है? एक्सपेंड करती। इफ गैस एक्सपेंड्स, अगर तो गैस क्या करती है? एक्सपेंड करती है, ठीक है ना। इट इज क्लियर है कि V1 से किस पे जाती है? V2 पे जाती है, और V2 क्या है? V1 से बड़ा है। ऑब्वियस सी बात, अगर गैस एक्सपेंड कर रही है, अगर V1 से V2 जा रही है और V2 V1 से बड़ा है, तो अपने पास जो वर्कडन आएगा, वर्कडन वो क्या आएगा अपने पास? पॉजिटिव। ठीक है, केमिस्ट्री में उल्टा होता है ना। वर्कडन क्या आएगा अपने पास? पॉजिटिव। और इफ गैस क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि V1 से V2 तो जा ही रही है, लेकिन जो V2 है वो क्या है? छोटा है V1 से। एक्सपेंड क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना, यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वर्कडन जो आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास? नेगेटिव आ जाएगा। समझ लग रही है बात? तो ये चीज ध्यान में रखनी है अपने को, बाकी तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है कि अपने पास क्या हो रहा है। अब देखना, समझना मेरी बात को। क्या समझना सर बात को? देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया PV कर्व गिवन होगा, तो सर वर्कडन क्या हो जाएगा? सिंपल, एरिया अंडर कर्व, ठीक है ना। देखो, ये समझो कर्व है अपने पास, ये V1 वॉल्यूम है, ये V2 वॉल्यूम है। अगर गैस क्या कर रही है?
एक्सपेंड कर रही है V1 से V2 ज्यादा है, तो भाई साहब ये जो वर्क आएगा इसको आपने पॉजिटिव लेना है, यानी कि ये जो आपने एरिया लेना है ना, इसको कैसे लेना है, पॉजिटिव, ठीक है ना। वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें वर्क हो जाएगा पॉजिटिव, एरिया जो भी आएगा आपको उसको पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर क्या हो गया, अगर क्या हो जाता अपने पास इस तरीके से, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड की जगह क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, समझो। ये V1 वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम है, और गैस क्या कर रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, समझ लग रही बात। ऑब्वियस ही बात है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। V1 वॉल्यूम है, ये V2 वॉल्यूम है, ठीक है ना। अब गैस क्या कर रही है सर, इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है। यहां पे V1 फाइनल वॉल्यूम है, V2 इनिशियल है, ठीक है ना, क्योंकि गैस इधर से इधर आ रही है तो फाइनल वॉल्यूम V1 हो गया, V2 क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, वर्क तो अभी भी वही होगा, एरिया अंडर कर्व, वर्क तो क्या होगा अभी, एरिया अंडर कर्व होगा, लेकिन ये जो वर्क आएगा ये अपने पास कैसा आएगा, नेगेटिव। इसको आप नेगेटिव में लिखना, ये जो भी एरिया है उसको आप नेगेटिव में लोगे, तो वर्क क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव हो जाएगा। समझ लग रही बात, यहां पे एक्सपेंशन हो रही है और यहां पे कंप्रेशन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बोल लो या कंप्रेशन बोल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्रेशन ज्यादा सही वर्ड है। अगर गैस कंप्रेस कर रही है, ठीक है, इट इज क्लियर है कि नहीं, सिंपल है, आसान है। तो जब एक्सपेंड करेगी तो एरिया अंडर कर्व अपने को पॉजिटिव लेना है, और जब कंप्रेस करेगी तो एरिया अंडर कर्व अपने को नेगेटिव लेना है। तो ये था अपने पास वर्क। अब बात की जाए किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, समझना, फील आएगी आपको पूरी, कि अगर अपने पास एक कंटेनर है, कंटेनर में लगा रखा मैंने एक पिस्टन जो कि मूव कर सकता है, गैस अगर मारेगी धक्का तो मूव कर सकता है, ठीक है ना, आप भी मूव करवा सकते हो इसको, एक्सटर्नली भी मूव करवा सकते हैं इसको बाहर से। तो अगर इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, गैस के मॉलिक्यूल दिखाए मैंने, तो कहता क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व रहती है, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। क्या कहता है कि भाई साहब अगर आप कुछ क्यू हीट देते हो, ठीक है, कुछ क्यू हीट देते हो आप, तो गैस ने क्या की होगी, वो क्यू हीट एब्जॉर्ब करी। तो जो गैस ने ये जो क्यू हीट एब्जॉर्ब करी, उस क्यू हीट का कुछ पोर्शन तो चला जाता है गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, यानी कि डेल्टा यू में इंटरनल एनर्जी चेंज करता है, यानी रफ्तार चेंज करेगा ना, जो भी रफ्तार होगी वो चेंज हो जाएगी भाई साहब गैस के मॉलिक्यूल्स की। भाई गैस ने कुछ क्यू हीट एब्जॉर्ब करी, उस क्यू का कुछ पोर्शन तो किसमें चला जाता है, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में चला जाता है, ठीक है ना, और कुछ पोर्शन चला जाता है किसमें, वर्क में। अब ये गैस क्या करेगी, धक्का मारेगी पिस्टन को, तो पिस्टन मान लो पीछे चला जाता है, ठीक है ना, पिस्टन क्या चला जाता है, पीछे चला जाता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो पहले वॉल्यूम क्या था, V1 था, अब बाद में वॉल्यूम क्या हो गया, कुछ V2 हो गया, तो कुछ वर्क भी हो गया अपने पास। समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो जो आपने क्यू हीट दी वो दो काम हो गई, एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, एक वर्क में। यही क्या है अपने पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। जो आपने क्यू हीट दी वो डेल्टा यू में गई और वर्क
थर्मोडायनेमिक्स। यही क्या है अपने पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यही क्या है अपने पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो देखो भाई साहब, इतने था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इतने समझना था बस कि आप जो भी हीट देते हो वो दो कामों में जाती है, एक तो डेल्टा यू में और एक डब्ल्यू। अब देखो हम लोग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस की बात। तो सबसे पहला जो अपने पास आ जाता है वो आ जाता है अपने पास आइसोबारिक प्रोसेस, जिसको आप चार्ल्स लॉ भी कहते हो। आइसोबारिक प्रोसेस या बोल लो चार्ल्स लॉ, सेम ही चीज है। तो इसमें क्या है अपने पास, गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए अगर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, तो अगर प्रेशर क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है अपने पास? टेम्परेचर हो जाता है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है? टेम्परेचर हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं कि V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, यानी कि गैस की किन्हीं भी दो स्टेट के लिए मैं ये चीज लगा सकता हूं बहुत ही ज्यादा उम्दा तरीके से, बढ़िया तरीके से। वही चार्ल्स लॉ ही चल रहा है, कुछ अलग नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। और अपने को पता है कि सर जो ग्राफ आएगा प्रेशर और वॉल्यूम का, वो कैसा ग्राफ आएगा सर? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन नहीं, इसे बोलते हैं कांस्टेंट लाइन। स्ट्रेट है तो ये भी एक स्ट्रेट ही लाइन है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप क्या है? एक तरह से बोल लो जीरो। स्लोप क्या है? जीरो है। स्लोप क्या है? जीरो। जीरो तो स्लोप है ना भाई। ये जो स्ट्रेट लाइन है, पी और वी में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, पी और वी में ग्राफ बनाऊं, तो ऐसा ही है ना भाई। वॉल्यूम बढ़ाते रहो, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो अपने पास ये एक स्ट्रेट लाइन आई है जिसको मैं बोल सकता हूं कांस्टेंट लाइन है, ठीक है ना। कांस्टेंट लाइन है अपने पास जिसकी स्लोप क्या है? जीरो है। जिसकी स्लोप क्या है? जीरो है। इतनी चीज क्लियर है? क्योंकि कुछ एंगल बना ही नहीं रहे ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। स्लोप क्या होती है? tan थीटा। थीटा क्या है? जीरो है, इसलिए स्लोप इसकी जीरो है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब देखो मुद्दे की बात क्या है इसमें। मुद्दे की बात क्या है इसमें सर? मुद्दे की बात यह है इसमें कि अगर मैं इसमें बात करूं किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो Q बराबर क्या होगा? डेल्टा U प्लस W। जी सर, डेल्टा U क्या होगा सर? ये तो हो जाएगा अपने पास N F/2 R डेल्टा T। भाई सर टेम्परेचर तो चेंज हो ही सकता ना, प्रेशर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो चेंज हो ही सकता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं ना। तो N F/2 R डेल्टा T प्लस वर्क। वर्क क्या हो जाएगा सर? एक चीज देखना यहां पर, वर्क हम लोगों ने सीखा था अभी सर। जो वर्क होता है वो होता है इंटीग्रेशन PdV V1 से V2। अब सर प्रेशर तो कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, तो P को बाहर निकाल लूं इंटीग्रेशन से, dV V1 से V2। अब सर ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन dV तो आ जाएगा V, और V1 से V2 जब करेंगे तो आ जाएगा क्या? V2 माइनस। अरे समझ आया? यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? P डेल्टा V भी लिख सकता हूं। P डेल्टा V लिख सकता हूं कि लिख सकता? तो भाई साहब अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि सर आइसोबारिक प्रोसेस के केस में वर्क कितना हो जाएगा, अगर आपको प्रेशर बता दे वो और वॉल्यूम में जो भी चेंज है वो बता दे, तो आप सीधा बोल दोगे सर P डेल्टा V, यानी कि P इंटू V2 माइनस V1। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब देखो इसी को आप क्या लिख सकते हो? टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे सर? प्रेशर तो क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर तो क्या है? कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है सर? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो अगर मैं इधर पे डेल्टा डाल दूं तो इधर पे भी डेल्टा आ जाएगा। तो P डेल्टा V है किसके बराबर? NR डेल्टा T के बराबर ही हो गया एक तरह से, ठीक है ना। समझ आया? तो यहां पे P डेल्टा V को आप क्या लिख सकते हो?
एन आर डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा वर्क डन इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के केस में जो वर्क डन आता है, या तो आप बोलो पी डेल्टा वी या बोलो एन आर डेल्टा टी। इतनी चीज क्लियर है, समझ लग रही है बात? ठीक है, तो भाई साहब वर्क आ गया कितना, पी डेल्टा वी भी लिख सकते हो, एनआर डेल्टा टी भी लिख सकते हो। तो यहां पे मैं एनआर डेल्टा टी लिख रहा हूं, देखना रीजन है, मैं बताता हूं क्यों। क्यू क्या है सर? क्यू है एन सी डेल्टा टी। अब ये प्रोसेस कौन सा है सर? ये है अपने पास आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस यानी कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है इसको मैं सीपी लिख सकता हूं, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखना क्या होगा सर, एन डेल्टा टी 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 कट गए कि नहीं कटे? बिल्कुल सर। तो सीपी इज इक्वल टू एफ बाई टू इंटू आर। बताओ एफ बाई टू इंटू आर किसके बराबर होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एफ बाई टू इंटू आर कुछ होता है। एफ बाई टू इंटू आर कुछ होता है, क्या होता है याद करो, कराया था मैंने। एफ बाई टू इंटू आर क्या बताया था मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एफ बाई टू इंटू आर? सीवी होता है बेटा। बेटा एफ बाई टू इंटू आर की वैल्यू हमेशा सीवी के बराबर ही होगी, हमेशा सीवी के बराबर होगी, चाहे जौन सा मर्जी प्रोसेस हो, चाहे आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, आइडियाबैटिक हो, पॉलीट्रॉपिक हो, साइक्लोरे अंट पंट संट जैसा मर्जी प्रोसेस हो, सीवी की वैल्यू हमेशा एफ बाई टू इंटू आर ही होगी। तो एफ बाई टू इंटू आर क्या हो गया? सीवी, और इधर से क्या बचा? आर। अरे प्रूफ कर दिया मैंने, प्रूफ कर दिया मैंने कि भाई साहब सीपी किसके बराबर होता है? सीवी प्लस आर के बराबर होता है। कोई दिक्कत? समझ आया? देखो इस तरीके से काम होता है, समझ आया? आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर रहेगा। तो किन्हीं दो स्टेट के लिए आप ये इक्वेशन लगा सकते हो। प्रेशर वॉल्यूम कर्व आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको वर्क डन निकालना हो, आपको प्रेशर दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है, तो पी डेल्टा वी लगा लो। अगर आपको टेम्परेचर का चेंज दे रखा है, ठीक है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एनआर डेल्टा टी। बाकी मैंने आपको इधर से चीजें प्रूफ भी कर दी। अगर आपको ग्राफ से निकालना होता तो कैसे निकालते सर? ग्राफ से तो क्या हो जाता, समझो ये V1 है, ये V2 है। अभी गैस क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है, दिखाई पड़ रहा है। तो यही क्या हो जाता? वर्क हो जाता है एरिया अंडर। ये तो क्या हो जाता अपने पास? वर्क हो जाता। और पॉजिटिव आता वर्क की नेगेटिव आता? पॉजिटिव आता। समझ लग रही है बात? इतनी चीज क्लियर है? अरे इतनी चीज क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होंगी। बाकी आपके लिए मैं पीटी और वीटी भी बना देता हूं। ये वीटी कर्व कैसा हो जाएगा सर? प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, tan थीटा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में पी तो क्या है? कांस्टेंट है, तो वी क्या हो जाएगा? एन आर बाई पी इंटू टी। अगर मैं वी को ले रहा हूं वाई एक्सिस पे, टी को ले रहा हूं एक्स एक्सिस पे, तो ये बन जाएगी स्लोप। करवा चुका हूं ऑलरेडी स्लोप, यानी कि tan थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गई? एन आर बाय, ठीक है। और अगर अपने पास कौन सा करवा जाता? पीटी करवा जाता, प्रेशर टेम्परेचर, तो भी वैसे ही आता, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो कौन सा आ जाता अपने पास। नेक्स्ट आ जाता अपने पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है अपने पास? कांस्टेंट रहता है, जिसको आप गे-लुसाक्स भी बोलते हो, गे-लुसाक्स लॉ। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम अपना कांस्टेंट है तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर के।
तो मैं गैस की किन्हीं भी दो स्टेट के लिए लिख सकता हूं P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है। और पीवी कर्व जो होता वो क्या आता सर, पीवी कर्व आ जाता है ये प्रेशर वॉल्यूम का। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, यानी कि जो पिस्टन होगा वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा होगा। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट कब हो सकता है? आपने समझो कुछ हीट दी, गैस ने अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज कर ली, लेकिन जब गैस के मॉलिक्यूल धक्का मार रहे जाके पिस्टन को, तो पिस्टन हिल ही नहीं रहा, तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा ना, ठीक है ना। या बोल लो रिजिड है, ठीक है ना, आप बाहर से भी नहीं चेंज कर पा रहे हो। एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे हैं भाई, धक्का मार रहे हैं, जाके पिस्टन नहीं हिल रहा। आप बाहर से एक्सटर्नल एजेंट बन के भी क्या कर रहे हो, पिस्टन को अंदर बाहर करने की कोशिश कर रहे हो, तो हिल नहीं रहा, यानी कि पिस्टन क्या है, रिजिड है, रिजिड वॉल्स है। समझ लग रही बात? तो उस केस में अपने पास कोई भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा, तो वर्क कहां से होगा भाई साहब? जब वॉल्यूम चेंज होगा तभी तो वर्क होगा ना। गैस एक्सपेंड करे या कंप्रेस करे तभी तो वर्क डन आता है। अब ना गैस कंप्रेस कर रही है ना एक्सपेंड कर रही है, तो भाई साहब कोई भी वर्क नहीं आएगा, यानी कि इस केस में क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। याद रखना, आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो वर्क तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब जो भी आप हीट दोगे, अगर फॉर एग्जांपल आप हीट देते हो, तो जो भी आप हीट दोगे ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, गैस की इंटरनल एनर्जी की चेंज में जाएगी, गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, यानी कि सिंपल N इंटू F/2 R डेल्टा। सिंपल, जो भी आप हीट दोगे वो गैस की सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, वर्क में बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो सकता, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो सकता। इसलिए इस केस में जो भी आप हीट दोगे वो सारी की सारी किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपके लिए पीटी का कर्व बनाऊं, पीटी का कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NR/, ठीक है ना, करवा चुका हूं ऑलरेडी मैं गेलू-सेक्स लॉ में। सिमिलरली अगर मैं किसका कर्व बनाता, वैसे भी आप इधर से भी देख सकते हो कि सर ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, इस लाइन का कोई एरिया अंडर कर्व होगा क्या, इसका कुछ एरिया अंडर कर्व होगा, नहीं होगा ना। समझ लग रही बात? इसलिए वर्क डन भी क्या है, जीरो है। देखो अब बना देता हूं मैं किसमें, वीटी में, वॉल्यूम तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम तो क्या है, कांस्टेंट है। इतनी चीज क्लियर है? तो ये क्या है अपने पास, कौन सा कर्व, ये है अपने पास वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला। अब देखो नेक्स्ट क्या आ जाता है अपने पास, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है सर, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है, इसको आप बॉयल्स लॉ भी कहते हो। आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि टेम्परेचर क्या है अपने पास, कांस्टेंट है गिवन मास ऑफ गैस के लिए। अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है गिवन मास ऑफ गैस के लिए, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग, पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एनआरटी पूरा ही कांस्टेंट हो गया अपने पास एक गैस के लिए, एक पर्टिकुलर गैस के लिए, तो एनआरटी पूरा कांस्टेंट हो गया, तो पीवी किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट। यही तो इक्वेशन होती है आइसोथर्मल प्रोसेस की, ठीक है। तो मैं गैस के किन्हीं भी दो स्टेट्स के लिए लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। अब एक चीज समझना है यहां पर, क्योंकि गैस का टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा, और इंटरनल एनर्जी सीधा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बताओ गैस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। गैस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या सर, नहीं हो रहा। अगर गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तभी चेंज करती है ना जब टेम्परेचर चेंज करे। तो टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा, तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? यानी कि अगर मैं बात करता
इंटरनल एनर्जी चेंज की तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब क्यों, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, चेंज है ही नहीं टेम्परेचर में, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। इंटरनल एनर्जी 0 नहीं है बेटा, इंटरनल एनर्जी तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगी, एन इंटू एफ बाई टू आर इंटू टी, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। चेंज 0 होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा ना। समझ लग रही बात, इतनी चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि नहीं। तो अब ये देखो इसका जो पीवी कर्व आता है आपको पता है कैसा आता है, प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। यहां पे प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो अपने पास ये इस टाइप का आएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो जैसे जैसे वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब खुद सोचो, यहां पर अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो अब आप जो भी हीट दे रहे हो वो इंटरनल एनर्जी को तो चेंज कर ही नहीं रही, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो जब आप जो भी हीट दोगे ना वो सारी की सारी किस में जाएगी, वर्क में जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जो भी आप हीट देते हो वो सारी की सारी किस में जाती है, वर्क में जाती है। वो सारी की सारी किस में जाती है, वर्क में जाती है। अब सर वर्क निकाले तो निकाले कैसे इसका, वही इंटीग्रेशन। क्या होता है सर वर्क, वर्क हो जाएगा अपना वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये निकाल रहे हैं ना हम लोग। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो क्या आएगा, वर्क अभी हम लोगों ने सीखा फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, सर वर्क होता है अपने पास इंटीग्रेशन पीडीवी V1 से V2। अब सर कांस्टेंट यहां पे प्रेशर तो है नहीं जो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए, लेकिन क्या चीज कांस्टेंट, सर टेम्परेचर कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी हमको तो पता ही है, ठीक है। तो पी को क्या लिख सकता हूं मैं, एनआरटी बाई वी लिख सकता हूं, पुट कर दो यहां पर एनआरटी बाई वी, एनआरटी बाई वी, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। अब सर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है नहीं, एनआरटी तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया एनआरटी डीवी बाई वी। बताओ 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती थी, dx के टर्म्स में वो होती थी ln x, तो 1/v की इंटीग्रेशन क्या होगी सर, ln v होगी, होगी कि नहीं होगी। तो हो जाएगा nRT ln v। एक बार आपने v1 रखना है, एक बार आपने v2 रखना है, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, nRT ln, एक बार v2 रखोगे तो ln v2, एक बार v1 रखोगे तो माइनस ln v1, तो ln v2 माइनस ln v1, ln v2 माइनस ln v1। और हमको पता है सर ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b, तो ln v2 माइनस ln v1 क्या हो जाएगा, ln v2 बाय। समझ लग रही है बात, तो ये आ जाएगा अपने पास आंसर। अभी तो सर ln के टर्म्स में आया है, अगर इसको log के टर्म्स में करना हो, log टू द बेस 10, ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब आपको बताया था ना, ln का मतलब होता है log, ठीक है ना। अगर कहीं लिखा हो अपने पास ln x, तो इसका मतलब होता है log x टू द बेस e, और कहीं लिखा हो और कहीं, हाँ ln x का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग, यानी कि log x टू द बेस e। अगर आपको इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ln x को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि log x टू द बेस e को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है अपने पास, बेस 10 में। तो e से क्या हो जाता है, उसका बेस 10 हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि e वाले बेस को हम लोग ln बोलते हैं। तो अगर आप ln x को ये बोल लो या log टू द बेस e को, अगर आप log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.303, ठीक है ना, 2.30, अरे हटो बे, 2.303 log बेस 10 v2 बाय, ऐसे भी लिख सकते हो,
कोई दिक्कत? तो यहां तक उम्मीद है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब देखो, ये तो अगर अपने को वॉल्यूम दिया है, तो अगर अपने को प्रेशर दे दिया जाए, प्रेशर दे दिया जाए, देखना हमको पता है कि P1 V1 किसके इक्वल है, P2 V2 के इक्वल। तो मैं V2 बाई V1 को क्या लिख सकता हूं, P1 बाई P2 लिख सकता हूं। तो अगर अपने को सवाल में वॉल्यूम ना देके प्रेशर दे रखा हो, प्रेशर में चेंज दे रखा हो, तो अभी तो हमने सीखा कि सर वर्क होता है 2.303 nRT log बेस 10 V2 बाई V1। लेकिन आप V2 बाई V1 को क्या लिख सकते हो, P1 बाई P2 भी लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू 2.303 nRT log बेस 10 P1 बाय P2 भी लिख सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, ये किसका है, आइसोथर्मल का है। ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो वर्क डन आता है ये आता है। इतनी क्लियर है कि नहीं? वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा पेपर में, तो आपसे log टू द बेस 10 में नहीं पूछा जाएगा, ln में ही पूछा जाएगा। तो ln वाला भी आपको पता होना चाहिए। ln वाला तो पता ही है ना आपको, सिंपल nRT ln। ये स्कूल में पूछा जाता है 2.303 वाला फर्जी में, V2 बाई V1 और इसको nRT ln P1 बाई P2 भी लिख सकते हो। अब मैंने आपको बताया कि आप जो भी हीट दोगे वो सारी की सारी किस में जाएगी, वर्क में जाएगी। तो जो Q होगा यहां पे वो W के बराबर ही होगा। कोई आपसे पूछे कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने हीट दी है, ठीक है ना, तो किस में जाएगी, तो सर वर्क में ही जाएगी। ठीक है ना, इतनी क्लियर है कि नहीं? वो किस में जाएगी, वर्क में ही जाएगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं करेगी। ठीक है। तो कभी आपको हीट फाइंड करनी हो आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आप जो वर्क है वही किसके बराबर है, हीट के बराबर है। कभी आपको आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या फाइंड करनी हो, हीट फाइंड करनी हो, तो आप वर्क निकाल लो, जो वर्क है वही क्या है अपने पास, हीट है। ठीक है। अब देखो, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती हैं वो क्या आती हैं, हमको सर पीवी कर्व पता है। ठीक है, पीवी कर्व पता है। अब ये वो चीजें हैं जो कि आज तक पूछी नहीं गई हैं। ठीक है, ये एकदम ताजी ताजी चीजें जो पूछी नहीं गई हैं अभी तक, लेकिन आ सकती, क्योंकि जेई मेंस में पूछी जा चुकी हैं। क्या है सर, स्लोप, स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप क्या होगी पीवी कर्व की? सर स्लोप तो क्या होती है अपने पास, अगर y और x में कर्व होता, y और x में होता, जब ग्राफ y और x में बताते हो तो स्लोप क्या होती है, dy बाई डी एक्स। अगर p और v में है तो स्लोप क्या हो जाएगी, dp बाय dv, जिसको ही आप tan थीटा लिखते हो। अरे dy बाई डी एक्स को tan थीटा लिखते थे, तो dp बाई dv को भी tan थीटा लगेगा। यहाँ पे थीटा वीटा तो हमको पता है नहीं, तो dp बाई dv फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे सर, देखो क्या होगा सर, pv इक्वल टू कांस्टेंट होता है, कुछ सी मान लेते हैं कांस्टेंट। अब ऐसा करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में सर डिफरेंशिएट कर दें, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर दो, क्योंकि प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है। प्रेशर भी वेरिएबल और वॉल्यूम भी वेरिएबल, कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है ना। तो प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट मारूं, इसको अगर मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट मारूं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो भाई साहब दो वेरिएबल की जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे करेंगे। तो दो वेरिएबल की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल की डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे वाले को एज इट इज रखते हैं। तो v को एज इट इज रखा, पहले वाले की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, dp बाय dv, अरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। फिर प्लस, फिर पहले वाले को एज इट इज रखते हैं, दूसरे वाले की करते हैं। अब वॉल्यूम की डिफरेंशिएशन करोगे वॉल्यूम के साथ ही, यानी कि v की डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगी ना। अरे भाई साहब x की डिफरेंशिएशन करते हो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आती है, 1 आती है ना। वैसे ही वॉल्यूम के करोगे डिफरेंशिएशन dv के टर्म्स में, तो क्या आएगी, 1 आएगी ना। ठीक है ना, इट इज क्लियर है। इज इक्वल टू कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन सर 0 होती है। तो बताओ dp बाई dv कितना निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है सर, माइनस पी बाय, समझ आया। तो आपको स्लोप याद रखनी है, सीधा सीधा क्या होती है, माइनस पी बाय वी।
माइनस पी बाय वी होती है अपने पास। स्लोप क्या होती है अपने पास? माइनस पी बाय वी। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आती है अपने पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये पूछ जा चुका है जेई में, इसमें अब नीट में आने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा सर? जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है किसके केस में? इस केस में आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में, इन आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद करो क्या होता था अपने पास? ये होता था सर माइनस वी डीपी अपॉन डीवी। याद करो, ये करवाया था ना, अरे वाला चैप्टर करवाया था ना स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, उसमें करवाया था मैंने कि माइनस वी डीपी बाय डीवी ये होता था। तो यहां से निकाल सकते हो, v को इधर लेके जाओ, माइनस को भी इधर लेके जाओ, तो माइनस वी डीपी बाय डीवी किसके इक्वल है? p के इक्वल है ना, यही तो b है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो किसके इक्वल आ गया सर? p के इक्वल आ गया। यानी कि ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है अपने पास आइसोथर्मल प्रोसेस में? प्रेशर होता है। तो आपसे कोई पूछे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है अपने पास आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो वो होता है प्रेशर। ठीक है, इट इज क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? नहीं सर जी। अब मैंने आपको जैसे बताया था बॉयल्स लॉ में कि ये जो हम लोगों ने कर्व बनाया है, ये जो कर्व बनाया है प्रेशर वॉल्यूम का, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया है। ठीक है, समझो किसी टेम्परेचर T1 पे बनाया है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये कर्व ऊपर उठ जाएगा, और इंक्रीज करूंगा तो और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो कर्व ऊपर उठता चला जाएगा। T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, ऊपर उठता चला जा रहा है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने आपको पढ़ा दिया था, इनको हम लोग आइसोथर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोथर्म्स। क्या हो रहा है इसको? ठीक है भाई साहब, तो ये है अपने पास चर्चा। कुछ क्वेश्चन कर लें, आपको भी तसल्ली मिल जाएगी, मेरे को भी तसल्ली मिल जाएगी कि आप लोगों को कुछ तो आ गया हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हेन एन आइडियल डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कौन सा प्रोसेस है? आइसो बारिक है, आइसो बारिक है। द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमने हीट सप्लाई करी है गैस को, तो उस हीट का कितना फ्रैक्शन है जो कि इंटरनल एनर्जी के चेंज में गया है। हीट का कितना फ्रैक्शन है जो कि इंटरनल एनर्जी के चेंज में गया है, यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है? डेल्टा यू बाय क्यू पूछा जा रहा है। हीट का कितना पोर्शन चेंज इन इंटरनल एनर्जी में गया है, ये पूछा जा रहा है। तो सर ये तो बड़ा आसान होता है, अभी तो सीखा। डेल्टा यू बाय क्यू, डेल्टा यू होता है अपने पास सर, डेल्टा यू होता है अपने पास एन एफ बाय टू आर डेल्टा टी। और अपने पास कौन सा प्रोसेस है सर? ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाला, यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस है। उसके केस में सर जो क्यू होता है वो एनसीपी डेल्टा टी होता है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी अपने पास? सीपी बन जाएगी ना, एन से एन चला गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी चला गया। अब याद करो मैंने एफ बाई टू आर को क्या लिखवाया था आपको? एफ बाई टू आर क्या होता है सर? सीवी होता है, तो सिंपली क्या आ गया? सीवी बाय सीपी आ गया। एफ बाई टू आर को क्या लिखवाया था? सीवी लिखवाया, तो सीवी बाय सीपी हो गया। बेटा ये सवाल आया हुआ है नीट में, ठीक है ना? तो डेल्टा यू बाय क्यू कितना आ गया अपने पास? सीवी बाय सीपी। अब सीवी बाय सीपी क्या होता है सर? 1 बाय गामा। अरे सीपी बाय सीवी अगर गामा होता तो सीवी बाय सीपी क्या हो जाएगा? 1 बाय गामा। और गामा क्या होता था? 1 प्लस 2 बाय एफ। तो डायटोमिक गैस है, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 डायटोमिक है ना, 5 रखेंगे एफ की वैल्यू, तो हो जाएगा 7 बाय 5। आंसर कितना हो जाएगा? 1 बाय गामा, यानी कि 5 बाय 7 इज द आंसर। समझ आया क्या किया? तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, लल्लू क्वेश्चन था,
ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन और देख लो एक बारी। 1 mole of an ideal gas goes from an initial state A to final state B by two process, दो प्रोसेस से जाती है। It first undergoes isothermal expansion from volume V to 3V। पहले V से 3V क्या करती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करती है। तो सर ये तो क्या कर रही है, उल्टा जा रही है, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। ये जा रही है, ये भी एक्सपेंशन कर रही है, ये तो है ही नहीं, आइसोथर्मल नहीं। आइसोथर्मल में तो हाइपरबोला बनता है ना। एंड देन इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू फ्रॉम 3V to V एट कांस्टेंट प्रेशर। उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, 3V से V कांस्टेंट प्रेशर पे रिड्यूस हो रहा है। तो देखो यहां पे देखो, आपको दिखाई पड़ रहा है, पहले आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपेंड किया V से 3V, फिर रिड्यूस किया उसने आइसोबारिक प्रोसेस के हिसाब से, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ऐसा करवाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा अपने पास। अरे भाई साहब आइसोबारिक प्रोसेस होता है तो पीवी कर्व कैसा आता है, ऐसे ही आता है ना, कांस्टेंट लाइन, ठीक है ना। और आइसोथर्मल में ऐसा आता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे लल्लू क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही, पढ़ाने को तो मैं और भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना बड़ी क्लास हो जाती है, तुम लोग पै 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 करने लग पड़ते हो। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडियाबैटिक प्रोसेस देखेंगे, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस देखेंगे, साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे, हीट इंजन वगैरह देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और प्लीज रिवाइज करके जरूर आया करो यार जब भी आप नेक्स्ट क्लास देखते हो, क्योंकि बिना रिवाइज करे आओगे तो कोई फायदा नहीं होता। रिवाइज करके आना बेटा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में खूब क्वेश्चन करेंगे हम लोग दबा के। इसको पता नहीं क्या हो गया, ये स्टार स्टार स्टार, हम लोग मेरे स्टार हुआ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।